तो खत्म कब होगा युद्ध, इस बात को समझने के लिए आपको हम ले चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। युद्ध की शुरुआत से हम सब कह रहे थे कि बस कुछ दिन में ईरान हार जाएगा, मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। आपके हिसाब से ईरान इस युद्ध में टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बावजूद अब तक कैसे टिका हुआ है? हर एक युद्ध से पहले इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को टास्क दिया जाता है पूरी वहाँ की इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए, चाहे वो लीडरशिप के बारे में हो, चाहे वो आर्म्स एंड एमिनेशन के बारे में हो, चाहे उनकी फ़ौजों के बारे में हो, चाहे उनकी और किसी इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में हो। इस समय ये बिल्कुल साफ़ हो गया है कि काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस किस मामलों में तो बहुत अच्छी निकली। मिसाल के तौर पर जिस तरह से लीडरशिप को एक एक करके मारा गया, यानी कि उनके पास एक एक लीडरशिप की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस थी। लेकिन कई एक जगह इंटेलिजेंस मात खा गई कि इनके मिसाइल कितने हैं, ये कितने दिन तक चल सकते हैं, इनकी कितनी प्रोडक्शन है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो रिजीम चेंज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अयतुल्ला के मरने के बाद क्या वो बगावत करेंगे। इन मामलों में इंटेलिजेंस काम नहीं कर पाई या सही तरीके से टास्क नहीं दिया, उसका जवाब नहीं आया। तो इस समय जो युद्ध लड़ रहे हैं, जैसे अमेरिका और इजराइल एक तरफ, ईरान एक तरफ, इस समय तक आज तक मेरा मानना ये है कि काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस में शॉर्टफॉल रह गए, काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस कम रह गई, जिससे कि अग्रेसर को यानी कि अमेरिका को और इजराइल को पूरी तरीके से असेसमेंट नहीं हो पाई कि किस प्रकार से युद्ध आगे चलेगा। अगर इंटेलिजेंस पुख्ता होती तो ये लड़ाई कभी की ख़त्म हो गई होती, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों ने अपने एम बनाए थे वो पूरे तो होना बहुत कठिन था। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सवाल ही ठीक है। क्या मैं समझता हूँ कि ईरान की जो असेसमेंट हो पाई थी वो गलत थी, वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाई। तो जनरल प्रसाद, क्या वो अपने हथियारों को सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा है? मतलब एक तरह से रैशनिंग, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस समय कैसी चल रही होगी कि वो इस युद्ध में इस तरीके से सस्टेन कर पा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से वो अपने हथियार एक एक करके निकाल रहा है, शुरू में उसने वो हथियार निकाले जो कि शॉर्ट रेंज थे और जो लोकल एरिया के लिए बेटर थे, लेकिन उसके बाद उसने उसको इंक्रीमेंट किया और अब इजराइल के अंदर जाके भी मार रहा है। तो यस, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि किसी एक विचार सोच के, किसी एक रणनीति से, किसी एक प्लान के जरिए वो अपने हथियारों को दिखा रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। जनरल प्रसाद, क्या हम ये समझ सकते हैं कि रूस और चीन ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे होंगे, या अगर अभी नहीं कर रहे होंगे तो आने वाले दिनों में कर सकते हैं? आपके हिसाब से अगर हम एक मोटे तौर पर अनुमान लगाएं तो कब तक युद्ध लड़ पाएगा ईरान? देखिए, चाइना और रशिया दोनों ईरान को मदद कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के मामले में मदद कर रहे हैं, हथियार के मामले में कई दफ़ा खबरें आई हैं कि वहाँ से कुछ चाइना से जहाज़ आए हैं, एयरक्राफ्ट आए हैं सामान का, युद्ध का सामान लेकर। तो अवश्य चाइना इस्तेमाल कर रहा है, चाइना और रशिया दोनों इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे युद्ध चले, जितने दिन चले न चले, किसी भी सूरत में ना चाइनीज़ अपनी ट्रुप्स को वहाँ भेजेंगे, ना रशिया अपनी ट्रुप्स को भेजेगा। They will not send their soldiers on ground. Yes, they will continue to support. But the point is this, that how long will this war last? ये तो बहुत कठिन सवाल है। हो सकता है कल सुबह बंद हो जाए, काफ़ी हद तक इसका डिसीजन ट्रंप साहब लेंगे। लेकिन हाँ, ईरान को भी ये समझना चाहिए कि युद्ध को जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा उनके यहाँ नुकसान होगा। तो मेरा मानना ये है कि अक्लमंदी इसी में है, तीनों देशों के जो युद्ध में जुड़े हुए हैं, कि तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी इस युद्ध को विराम दिया जाए और नॉर्मलसी की तरफ बात की जाए, और बाकी जो मसले रह जाते हैं उनको डायलॉग से रिजॉल्व किया जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा है कि आई विल टर्न ईरान इनटू अ स्टोन एज, कहीं वो हालत आ गई तो विश्व के लिए बहुत बुरा होगा। तो इन दी एंड आई विल ओनली से कि दिस वॉर मस्ट स्टॉप एज सून एज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया जनरल प्रसाद, हमसे बातचीत करने के लिए। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना, सबसे घातक मिसाइलें और अरबों डॉलर का रक्षा बजट, लेकिन ईरान की मिसाइलें, ड्रोन्स और चंद छोटे छोटे टापुओं पर उसकी तैयारी ने अमेरिका के पूरे अहम को समुंदर की लहरों में दफन कर दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग अब एक ऐसे डेडलॉक में फंस गई है जहां से निकलना व्हाइट हाउस के लिए नामुमकिन लग रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो नस जहां से ग्लोबल इकोनॉमी का खून बहता है,
आज वहां ईरान ने अपनी ऐसी किलेबंदी कर ली है कि एक परिंदा भी उसकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता। आखिर क्यों अमेरिका के लिए इन टापुओं पर हमला करना खुदकुशी जैसा हो सकता है? I made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Age. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, सारे विकल्प खुले होने की बात कह रहे हैं, यहां तक कि वो ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी भी दे रहे हैं। When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. लेकिन ट्रंप के हर बयान के बाद ईरान लगातार इजराइल से लेकर खाड़ी तक किसी न किसी देश को अपना निशाना बना रहा है। मैं आपको दिल से एक बात बताता हूँ, ईरानी सिर्फ अपने देश की रक्षा की बात नहीं करते, हम इसके लिए खून बहाते हैं। हमने पहले भी ऐसा किया है और हम फिर से ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे घर पर हमला करने आए तो आपको हमारे पूरे परिवार से लड़ना पड़ेगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, लड़ो मैदान में। अब सवाल है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद भी ईरान रुक क्यों नहीं रहा है? जवाब है ईरान की भौगोलिक मौजूदगी। ईरान ने पिछले कई दशकों में इन 19 द्वीपों को सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि अभेद्य किलों में तब्दील कर दिया है। इसे सैन्य भाषा में अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। पहला है लराक आइलैंड, ये ईरान की ऑन ऑपरेशनल बैकबोन। यहाँ रूस के बनाए हुए ऐसे जैमिंग सिस्टम लगे हैं जो दुश्मन के रडार और नेविगेशन को अंधा कर देते हैं। यहाँ ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडो तैनात हैं जो हर गुजरते जहाज की मैपिंग करते हैं। दूसरा है क्यशम आइलैंड। 557 स्क्वायर मील में फैला ये द्वीप हार्मुज का सबसे बड़ा पहरेदार है। यहाँ जमीन के नीचे मीलों लंबी सुरंगों में मिसाइलें छिपी हैं। अमेरिका ने यहाँ के डिसैलिनेशन प्लांट पर बमबारी तो की, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान के इस आइलैंड की असली मारक क्षमता अभी भी बरकरार है। तीसरा है खार्ग आइलैंड, जो स्ट्रेट से थोड़ा दूर है और ईरान की अर्थव्यवस्था का दिल है। यहाँ से ईरान अपना 90% तेल लोड करता है। अमेरिका ने यहाँ हमला करने की बात कही है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक जाल है। हर आइलैंड को अटैक करना और कैप्चर करना और उसको ऑक्यूपाई करना अमेरिकन फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ईरान ने जिस तरीके से उसको फोर्टिफाई कर रखा है, उसमें उसने लेयर्ड एयर डिफेंस का पूरा वहां पे सिस्टम बना रखा है और जिस तरीके से उन लोगों ने ढेर सारे माइंस भी बिछा रखे हैं आइलैंड के ऊपर भी। उन लोगों ने एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर्ड पूरे माइंस बिछा रखे हैं कि अगर कोई एयरबोर्न ऑपरेशन भी हो तो उन लैंडिंग एरियाज पे भी जो ट्रूप्स हैं उनको काफी घायल होना पड़ेगा और काफी लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है अमेरिकन ट्रूप्स का। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका को वॉर को लड़ना होगा उसको पहले, क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी एयर डोमिनेंस उस एरिया में मौजूद है, उनके पास ऑलरेडी 90 करीब एयरक्राफ्ट वहां पे ऑलरेडी एयर सपोर्ट उनको दे ही रहे हैं। तो पहले से पहले उनको ईरान के कोस्ट लाइन पे पूरे मिसाइल डिफेंसेस को उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और फिर वहां से उनको पूरी मिलिट्री कार्रवाई अपनी आगे अंजाम देने के लिए मूव करना पड़ेगा। अगर खार्ग पर सीधा हमला हुआ तो तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। इससे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। अमेरिका का अपना इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाएगा, यानी ईरान को लगी एक चोट अमेरिकी जनता की जेब पर सीधा हमला होगी। केवल अमेरिका ही नहीं, साउथ एशिया समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर यह भयंकर प्रभाव डालेगा।